जो है हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक हमने बेटा डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेसिक circuitry components or circuitry things were evolved during from first generation to fourth generation. ठीक है, and what are the input and output devices introduces. ठीक है, and what are the systems introduces in that era. What are the basic achievements we achieved during these four generation. So now we move towards fifth generation of computer. ठीक है बेटा, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली आप अगर देखते हैं तो यहाँ मेंशन है कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. इट मींस कि द इन्वेंशंस व्हिच आर प्रेजेंट नाउ एंड व्हिच आर presented by the scientists in future, they both lie in fifth generation of computer. अच्छा बेटा, इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो इख्तलाफ करते हैं लोग कि मोबाइल जो है वो सेवन जनरेशन है या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना उनको जनरेशन से जो है वो कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है. जो बेसिक स्कूल्स ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि द फिफ्थ जनरेशन इज प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, कि फ्यूचर में जितने भी इन्वेंशंस हो जाएं, ठीक है बेटा, वो सब की सब आपके पास फिफ्थ जनरेशन में ही रहेंगी. ठीक है, बिकॉज क्योंकि हम ये कह रहे हैं बेटा कि आपका जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एरा है, इट इज़ बेसिकली अ प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड. तो जब हम कहते हैं कि बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो इट मीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी प्रेजेंट है. ठीक है बेटा, और इन फ्यूचर भी जो है वो इसके एस्पेक्ट्स मौजूद होंगे. तो दैट्स व्हाई द फिफ्थ जनरेशन इज कंसीडर्ड एज अ प्रेजेंट एंड अ बियॉन्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा, इसको हम देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन एआई. बेसिकली जो इनकी डेवलपमेंट है वो मेन फोकस जो है बेटा वो एआई को फॉलो करते हुए हो रही है. एंड दे आर इन स्टिल डेवलपमेंट, और अभी तक इन पे काम हो रहा है. तो देयर आर सम एप्लीकेशंस सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे. तो नॉर्मली आप देखते हैं बेटा वॉइस रिकॉग्निशन है, आपका फेस रिकॉग्निशन है, आपका बायोमेट्रिक है. आपके जो गैजेट्स हैं, आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है बेटा या उनको जो ऑपरेट किया जा रहा है, वी कैन यूज बाय यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज. जैसे आप लोगों के पास बेटा सेल फोन है ना आपके पास, इनिशियली क्या हुआ था कि पिन वाला पासवर्ड आया था कि आप लोग जो है वो पिन एंटर करते थे तो योर फोन हैज बीन अनलॉक्ड. फिर उसके बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई बेटा, तो फिर पैटर्न आए, देन फिर बायोमेट्रिक आया, देन फिर आपका जो है वो फेस लॉक आया. सेम एज इट इज हुआ क्या बेटा कि एडवांसमेंट हो रही है ना, डेवलपमेंट हो रही है इन योर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज. तो आप देखते हैं बेटा कि आप गूगल पे अब आपको जो है वो जिस तरह आप टाइप करते हो बेटा, सर्च करते हो कोई भी चीज़, तो वो आपको साथ में ना एक फीचर अलाउ करता है माइक का, कि इफ़ यू वांट टू सर्च वाया वॉइस सो यू कैन. तो अब आप क्या करते हो बेटा, आप उस अगर बोलते भी हो तो वो आपके लिए काम करता है. इसी तरह अगर मैं बहुत आसान करके बताऊं बेटा, जिनके पास आईफोन है या आपके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, तो दे नॉर्मली यूज गूगल असिस्टेंट. तो आईफोन वाले सिरी यूज करते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास एंड्रॉयड वाले हैं वो गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं. तो बेटा वो क्या होता है, वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके ही चल रहा होता है ना. आप उसे कहते हो कि कॉल दिस वन, तो वो आपके लिए कॉल भी मिलाता है, आपकी फ़ोन डिक्शनरी में जाता है, नंबर ढूंढता है, तो उसके बाद आपको उस नंबर पे कॉल करके देता है. ये कभी ट्राई किया है? यस सर. तो देखें बेटा, Yes. हाँ, तो पहले ऐसा नहीं होता था ना. पहले तो आपको जाके नंबर जो है वो ढूंढना है, फिर नंबर ढूंढने के बाद जो है फिर आप नंबर टाइप करते थे और फिर देन वहाँ कॉल होती थी. ऐसा ही होता था ना. तो अब नाउ यू कैन सी द मॉडर्नाइजेशन इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस. तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास एडवांसमेंट है इसकी. सेम एज इट इज अभी वॉइस रिकॉग्निशन पे बहुत काम हो रहा है बेटा, क्योंकि आपके पास वॉइस रिकॉग्निशन के जो सिस्टम्स हैं उनको इन फ्यूचर जो आईओटी हमने पढ़ा था ना बेटा, उसके थ्रू जो है उसको कम्युनिकेट करना है और उसको ऑपरेट करना होगा. ठीक है, द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग. अब ये जो हम जो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं बेटा, वो कौन सी चीजें हैं जो इन फ्यूचर आपको नजर आएंगी इन एडवांसमेंट, वो जो है वो सेकंड पॉइंट है बेटा इसका, द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग
quantum computing and molecular and nanotechnology will radically change the face of computer in the years to come. तो normally जो है बेटा कि इन सब चीज़ों के जिनके अभी मैं नाम ले रहा हूँ कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है बेटा, समझाता हूँ आपको। इसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग जो है और मॉलिकुलर और नैनो टेक्नोलॉजी की जो कंप्यूटिंग है बेटा, अगर वो इन फ्यूचर ईयर्स आ जाती हैं तो ये कंप्लीटली जो है ना बेटा, द वे ऑफ वर्किंग ऑन दिस ऑल विल बी चेंज्ड, क्योंकि इन क्वांटम कंप्यूटिंग बेटा आपकी प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। ठीक है, इसी तरह जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये है बेटा कि जैसे अभी आप लोग सब लेक्चर ले रहे हो ना, और मैं ये कहूँ कि बेटा सब लोग जो है ना वो जो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ अपने कॉपी पे या अपने रजिस्टर पे या किसी भी मोड उस पे, तो क्या होगा बेटा, आप में से कोई भी नहीं लिख सकता ना, क्योंकि वी आर मोर फास्टर इन टॉकिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग। ऐसा ही है ना बेटा कि हम बोल तो बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं लेकिन लिखने की बारी में हम उतना तेज लिख नहीं सकते। तो Yes, क्या sir. होगा, तो किसी के पास भी जो है बेटा वो पूरा लेक्चर लिखा हुआ नहीं मिल सकता मुझे। हाँ, अगर बोर्ड पे लिख रहे होते तो समथिंग एल्स, लेकिन अभी जो सिनेरियो है हमारे पास कि वी आर कम्युनिकेटिंग वॉइस टू वॉइस चैनल, तो आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकता है कोई बच्चा इतनी जल्दी? No, sir. तो फिर क्या हो सकता है बेटा, तो फिर ये हो सकता है कि आप लोग क्लास वाले ना डिसाइड कर लो कि यार जो सर पहली लाइन बोलेंगे ना वो ये वाला बच्चा लिखेगा, जो सेकंड लाइन बोलेंगे ना वो ये वाला बच्चा लिखेगा, और जो थर्ड लाइन है वो ये वाला बच्चा लिखेगा। तो मीन्स कि आपने उस प्रॉब्लम को सेग्रीगेट कर दिया और पैरेलली काम करना शुरू किया हुआ है सबने। तो क्या होगा, अब पॉसिबल है सब पूरा का पूरा लेक्चर नोट हो जाए आराम से। Yes, sir. क्यों? Yes, sir. क्योंकि अब हमने पैरेलल प्रोसेसिंग की है। पैरेलल प्रोसेसिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि आप कोई भी काम शुरू करें तो बहुत सारे कंप्यूटर जो है ना उसमें एक साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। वरना क्या होगा कि एक ही बंदा पूरा लेक्चर लिखता रहेगा तो कभी भी नहीं हो सकता। सेम एज इट इज फॉर कंप्यूटर कि अगर एक कंप्यूटर पूरी प्रोसेसिंग करता रहेगा तो कंप्यूटर आर नॉट स्टिल इन दैट फेज के सिंगल प्रोसेसर जो है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लें। सो दे नीड अ पैरेलल प्रोसेसिंग पावर्स। समझ में आया पॉइंट या नहीं? Yes, sir. Yes. ठीक है, देन फिर आपके पास बेटा मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सॉरी मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो आप लोग सब माशाल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट है, तो यू कैन इजी नो बेटर देन मी कि आप जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानना होता है तो क्या वो आसान काम है? No, sir. देखिए ना, आपको वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर पता होगा, सही है। इसी तरह अगर हम क्या है कि नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर को पढ़ना है या एन पॉलीमर्स स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के, तो वो क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना बेटा। तो अब जब वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो आप उसे इतना इजीली रीड नहीं कर सकते। सेम एज इट इज फॉर नैनो टेक्नोलॉजीज कि जब बहुत ज़्यादा आपके जो सर्किट्स हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग्स हैं उस पर एम्बेड हुई भी होती हैं, तो यू कैन नॉट इजीली रीड और हैंडल दी इंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए बेटा जो है, अगर कंप्यूटर इन टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व करेंगे और हम इन पे काम करेंगे तो जो फेज है कंप्यूटर का इन ईयर्स टू कम चेंज जो बेटा बात की है वो ये है कि आपके कंप्यूटर जो है वो मजीद क्विकर फास्टर और बहुत तेज हो जाएंगे, आपकी प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी। ठीक है बेटा, so the use of parallel processing, quantum computation and molecular and nanotechnology will readily change the face of computer in years to come। ठीक है, then क्या है बेटा, the goal of modern computer is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self organizing। ठीक है बेटा, तो अभी जो हमारे पास बेसिक गोल है कंप्यूटर्स का वो हम क्या चाह रहे हैं और कंप्यूटर से हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बेटा वो नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करते हैं किसी तरह। नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करने से क्या मुराद है, जैसे हम उसे उर्दू में कोई इंस्ट्रक्शन दें तो वो उसका रिस्पॉन्स करे, कोई उसे पश्तो में कोई इंस्ट्रक्शन दे, कोई पंजाबी में, कोई उर्दू में,
तो जिस लैंग्वेज में आप जो है वो उसे इंस्ट्रक्शंस दें, तो वो जो है उसके अगेंस्ट में आपकी चीजें समझे और खुद भी केपेबल हो लर्न करने का और खुद ही सेल्फ ऑर्गेनाइज करने का। मीन्स के आप उसे एक बार कुछ चीजें बता दें, नेक्स्ट टाइम जो है बेटा वो खुद ही इतना एडवांस हुआ हुआ कि वो ऐसा काम खुद ब खुद कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा इनफेंट बेबीज होते हैं ना, उनको आप रोकते हैं कि इधर नहीं जाओ इधर नहीं जाओ, या मतलब ये आग है इसको हाथ नहीं लगाओ, तो क्या बच्चा दोबारा कभी उस आग की तरफ जाता है? अगर जब तक वो उसे हाथ ना लगा ले। पहले तो ये भी होता है कि वो नॉर्मली जो है वो सुनता नहीं है किसी की, जब तक वो करके ना देखे काम तो वो लर्न नहीं कर पाता सही से। तो जब वो उसको एक बार हाथ लगा लेगा उसके बाद पूरी जिंदगी कभी हाथ नहीं लगाता। ये नोटिस किया बेटा आप लोगों ने? तो ये जिस तरह आपकी जो नेचुरल फिनोमेनाज है ये भी उसी में से है। ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कुछ Yes, पूछना है sir. तो बताओ मुझे। सर Yes, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लिखा हुआ है सर उसे थोड़ा क्लियर करें। देखिए बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक एम है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद है वो आपकी जो है ना वो इंटेलिजेंस है, लेकिन इन आर्टिफिशियल टर्म्स। मींस के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि एनीबडी कैन थिंक लाइक ह्यूमन, एक्ट लाइक ह्यूमन, थिंक रैशनली, एक्ट रैशनली। अगर वो ऐसा काम कर सकता है, अगर वो ऐसा काम कर सकता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा, कि अगर कोई इंसानों की तरह सोचे और जिस तरह इंसान काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, अगर वैसे ही कोई मशीन या कोई बॉट या कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। समझ में आया बेटा? जी सर। Sir, what जी is nanotechnology? बेटा, जब हम नैनो बेसिकली बेटा डिफाइन करता है साइज को। जो बहुत छोटी छोटी चिप्स होती है ना, माइक्रो चिप्स, ये उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात हो रहा है कि व्हेन यू हैव मोर फोकस टुवर्ड्स और रिड्यूस द साइजेस ऑफ बिगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, तो उसको हम कह रहे हैं कि आप जो है नैनो टेक्नोलॉजीज जो है वो उन पे काम करें। मींस कि यू हैव रिसाइज द साइज ऑफ बिगर कंप्यूटेशनल सिस्टम्स। जैसे आपका भी कंप्यूटर है बेटा, वो भी तो छोटा जी। होता चला जा रहा है। इसी तरह आप मेमोरी कार्ड की बात करो बेटा, तो पहले आपकी स्टोरेज के लिए फ्लॉपीज होती थी, मैग्नेटिक टेप्स होते थे, हार्ड डिस्क होती थी। लेकिन अभी क्या है बेटा, आप लोगों के नेल्स के बराबर, बॉयज के नेल्स के बराबर जो है वो आपको मेमोरी कार्ड दिखते हैं। तो उनमें आप डिफरेंट अमाउंट की जो है जितने जीबी का डाटा स्टोर करना चाहें, जितने उसकी कैपेसिटी आप उसे इजीली स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ही है ना बेटा? तो ये वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ नैनो टेक्नोलॉजी। ये है बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर Okay, sir. Thank you. ठीक है, देन जो है बेटा हमारे पास, हमने इनिशियली देखा था कि हम जो है वो कुछ कंप्यूटर्स के बारे में देखेंगे। तो एनईएक हमने बेटा पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो बेसिकली इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है बेटा एनईएक का। इसकी जो डेवलपमेंट बेटा स्टार्ट हुई थी वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। ठीक है, बट वाज कंप्लीटेड इन 1946, और ये 1946 में जो है वो कंप्लीट हो गई थी। मतलब बना इतनी देर बाद था क्योंकि they were busy in World War II, so they stopped working on it and then after this they will complete it in 1946। तो जो एनईए है बेटा वो 1946 में बना था। ठीक है, अब एनईए के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे बेटा? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि एनईए कुड बी प्रोग्राम्ड, नॉट स्टोर्ड अ प्रोग्राम कंप्यूटर। तो नॉर्मली आपको जो है एनईए को बेटा इनिशियली आपने अगर उससे कोई काम करवाना है तो आप उसे पहले प्रोग्राम करते थे, देन इट विल डू एज यू इंस्ट्रक्टेड दिस। तो आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते थे, जो टास्क उसे असाइन करते थे वो उसको करते थे। नॉट स्टोर्ड प्रोग्राम, नॉट स्टोर्ड अ प्रोग्राम कंप्यूटर। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता था बेटा कि आपको प्रोग्राम स्टोर करवा देंगे तो उसके अंदर स्टोर रहेगा, नहीं। ये क्या करते थे बेटा, इसको आपको हर दफा जो है वो मॉडिफाई करना होता था, बट देन यू आर केपेबल ऑफ डूइंग कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं इससे। नॉर्मली ये जो काम करता था वो क्या था बेटा, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एनिक जो बेटा उसका जो टास्क था या जो बेसिक फेज था टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दे कुड इंक्लूड लूप्स, ब्रांचेस एंड सब रूटीन्स। अच्छा, लूप्स क्या होते हैं? लूप्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग नॉर्मली कोई ऐसा काम हो जो चेन प्रोसेस में करते हो, जैसे आप लिखते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो इट मींस
कि 2 into 1 इज सिमिलर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, कंप्यूटर साइंस में हम कोई अगर टेबल प्रिंट करना हो तो हम एक 3 लाइन का कोड लिखते हैं और उससे वो पूरा टेबल जितने तक हम चाहते हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो नॉर्मली ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनको आपने बार बार करना है वो हम लूप के अंदर रखते हैं। तो जिस तरह नॉर्मल रियल लाइफ का लूप होता है ना, कि कनेक्शन टू कनेक्शन, तो सेम एज इट इज इसमें भी हमारे पास यही होता है। तो एनिक जो है वो कैपेबल था कि उसके अंदर अगर आप लूप सप्लाई करना चाह रहे हैं और ब्रांचेस बनाना चाह रहे हैं, ब्रांचेस बेटा एज सच के आपने डिवाइड किया हुआ है योर कोड और योर इंस्ट्रक्शंस इनटू सब पार्ट्स, तो वो उसको जो है वो फॉलो कर देता है। और सब रूटीन्स बेटा जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना कंप्यूटर का, उसको हम सब रूटीन्स कह रहे होते हैं। मीन्स के प्रोसेसिंग होगी, उसका आंसर आएगा, वो इनपुट लेगा, तो ये नॉर्मली हमारे पास सब रूटीन्स कहला रही होती है इन एनी। ठीक है, तो सेकंड चीज के बेटा लास्ट पॉइंट क्या है कि अब प्रॉब्लम क्या थी कि बेटा ये तो शुरू का कंप्यूटर था ना, तो जो शुरू के कंप्यूटर्स थे दे आर नॉट सो मच एफिशिएंट टू गिव रिजल्ट, गिव यू अ रिजल्ट इन अ सेकंड्स और इन अ मिनट्स। तो ये नॉर्मली इतने जल्दी आंसर नहीं देता था, तो ये कितने टाइम में आंसर देता था नॉर्मली, वो उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया। टेकिंग अ प्रॉब्लम, कि वो कोई प्रॉब्लम आप उसे देते थे और वो उसको मैप करता था टू मशीन वॉज कॉम्प्लेक्स, उसके लिए प्रॉब्लम होती थी, मीन्स के वो इट कैन नॉट इजीली हैंडल दैट प्रॉब्लम। तो क्या होता था बेटा, तो उसको नॉर्मली ये टास्क सॉल्व करने में ऑफन टुक वीक्स, तो उसकी प्रोसेसिंग और उसको समझना और उसको मैप करने में ही उसे बेटा हफ्तों लग जाया करते थे। तो इट मीन्स कि आप इतना आसान नहीं था जितना आज आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं चीजों को आसान, इतनी आसानी नहीं थी विद योर कंप्यूटर्स। तो इट विल टेक ऑफन टुक वीक्स टू सॉल्व अ नॉर्मल प्रॉब्लम। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी नहीं देते थे हम इनको, मतलब जिस तरह की आज आप प्रॉब्लम्स की बात करें इन डेली रूटीन, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। वो नॉर्मली बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स होंगी, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी जितनी आज का कंप्यूटर विद इन अ सेकंड और विद इन अ मिनट आपको सॉल्व करके ला के देता था। ठीक है, तो वंस अ पोटेंशियल मैपिंग वाज पुट ऑन टू द पेपर, तो आप जो है बेटा वो उसकी जो मैपिंग थी, मींस कि आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको यू हैव टू पुट ऑन अ पेपर, द प्रोसेस गेटिंग द प्रोग्राम। तो फिर जो है वो आपका एनिक जो है वो उस पे आंसर, मतलब ये सारा काम ये जो था कि प्रॉब्लम मैपिंग और ये सारी, अभी आंसर नहीं आया, उसने हफ्ते ले लिए सिर्फ उसी को समझने में। ठीक है, उसके बाद जब वो मैपिंग हो जाती थी तो प्रोसेस स्टार्ट होता था, मींस के प्रोग्राम चलता था, और फिर एनिक टुक डेज ऑफ मैनिपुलेटिंग केबल्स एंड स्विचिंग, और फिर उसके आंसर आते थे। और नॉर्मली बेटा ये प्रॉब्लम होती थी कि जब आप कोड कर रहे होते थे, कोड से मुराद ये है कि जब कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते थे उसके अगेंस्ट में आपको केबल्स की मैनिपुलेशन भी करनी होती थी और स्विचेस को चेंज करना होता था। तो ये भी एक अलग मसला था कि कई दिनों लग जाते थे कि अब अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन जारी होगी तो हमें कौन से सॉरी, तो हमें कौन से केबल्स जो हैं वो एक्टिव रखने हैं और कौन से स्विचेस पे काम करना है। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। समझ में आया बेटा? एनिक के बारे में किसी का कोई सवाल है तो? नो सर। सर तो फिर ये कैसे पता चलता था कि कौन से वक्त हमें कौन सी केबल एक्टिव रखनी है? हाँ, तो बेटा ये जो उस वक्त के साइंटिस्ट होते थे ना, तो दे जिस तरह आप अभी यूज करते हो ना, और एंड यू नो कि मुझे अगर जूम पे वीडियो कॉल करनी है तो कैसे करनी है, ऑडियो कॉल करनी है तो कैसे करनी है, म्यूट होना है तो कैसे होना है, अनम्यूट होना है तो कैसे होना है, डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो कैसे करना है, और अटेंडेंस लगानी है तो कैसे लगानी है, कैसे करती हो? से तो आपने लर्न कर लिया ऑप्शन ना। से मतलब हाँ, तो बेटा आपने एमन लर्न किया ना फ्रॉम द सिस्टम, आपने उस सॉफ्टवेयर को लर्न कर लिया, तो आप केपेबल हो गए। इसी तरह उस दौर में जो एनिक के हार्डवेयर इंजीनियर थे बेटा, दे नो कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी इस टाइम और कौन से फेज से हम गुजर रहे होंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है बेटा वो एक्ट करते थे। ठीक है, ओके सर। देन फिर हम आगे चल रहे हैं। तो आप अगर इसके बारे में बेटा और डिटेल पढ़ना चाहें तो दीज आर टू सोर्सेस, एक जो है वो विकिपीडिया का सोर्स दिया हुआ है, इसमें मतलब पूरा आर्टिकल मौजूद है, इसी तरह आपकी यूट्यूब का एक लिंक मौजूद है। तो आप बेटा इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन के आप जो है वो सर क्या चीज 1946 गेट में करने मतलब चाह रहे ये इतना तरक्की कर चुका था कंप्यूटर। हैं। जी बेटा, उस दौर में यहाँ तक हम पहुंच चुके थे।
सही है, ये था ENIAC। अब जो हमारे पास बेटा सेकंड सिस्टम इन्होंने डिस्कस किया है इन देयर स्लाइड्स, दे वो जो सेकंड कंप्यूटर था वो था EDVAC। ठीक है, बेसिकली इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपको नाम से नजर आ रहा है कि ये आपके पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक है, डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट मींस के डिजिटल फॉर्म में डाटा ले रहा होगा, और बेसिकली इट्स एन ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अभी देखते हैं कि क्या है इसमें। अब हुआ क्या था कि बेटा आप फॉलो ऑन टू दी ENIAC को देखते हुए जो है वो ENIAC में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बेटा वो प्रोग्राम स्टोर नहीं कर रहा था ना, उसको हर बार प्रोग्राम करना पड़ रहा था। तो EDVAC में बेटा ये फीचर जो है वो ओवरकम किया गया था। तो बेसिकली इसको डिजाइन करने का बेसिक पर्पस ये था कि यू हैव the basic key idea was to create a stored program computer। कि नॉर्मली ऐसा प्रोग्राम कंप्यूटर होना चाहिए जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है बेटा वो स्टोर्ड हो। ऐसा नहीं हो कि हर बार जब हम जा रहे हैं तो वो शुरू से शुरू हो। ठीक है, तो ENIAC will help you, EDVAC will help you out, और बेसिक आइडिया टू बिल्ड अ EDVAC is to store a computer program। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ था, अब सेकंड चीज जो थी, एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस डिवाइस वाज द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस टेबल। तो नॉर्मली क्या हुआ था बेटा कि इसके अंदर आप लोगों ने मतलब जो उस दौर के साइंटिस्ट थे, दे वर मेकिंग एनहांस देयर फीचर्स, और इन्होंने बेटा कुछ फीचर्स ऐड किए थे। वो क्या थे कि दे विल जनरेट एन ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस टेबल। तो बेटा अब क्या हुआ कि आप पहले जो ऑपरेशंस बार बार लिख रहे थे, तो उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशन की जो बेसिकली ऑपरेट इंस्ट्रक्शंस थी वो उन्होंने वहाँ फीड कर दी थी, और कुछ फंक्शंस टेबल्स भी बना लिए थे, ताकि क्या हो कि बेटा इट वुड बी स्टोर्ड इन द एग्जैक्टली द सेम सॉर्ट ऑफ मेमोरी डिवाइस एज दैट यूजर्स फॉर नंबर। तो नॉर्मली क्या था कि बेटा डिफरेंट यूजर्स आ रहे हैं और वो डिफरेंट उन्होंने उसी तरह की ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है जो एक ने की हैं। तो वो क्या कर रहे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेटा ऐसे इंस्ट्रक्शंस जनरेट करवाई थी कि वो इंस्ट्रक्शंस जो है बेटा वो सेफ रहे, और अगर उस जैसा कोई काम और कोई बंदा करने आए तो उसके लिए वो बेटा चीजें स्टोर्ड हो, या उन्हें वो जो है वो बेटा हैंड टू माउथ चीजें मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि हर बार आके एक ही काम को हर बंदा कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबके पास बेटा व्हाट्सएप है ना, और सबके पास एक ही जैसी चलती है, लेकिन अगर ये पॉलिसी हो कि नहीं भाई खुद ही अपनी फीचर सेलेक्ट करें और खुद ही उस पर काम करें, तो क्या होना है, तो मैस हो जाएगा ना एक तरह से, कि कोई क्या फीचर यूज कर रहा होगा, कोई क्या फीचर यूज कर रहा होगा, कोई। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इन्होंने EDVAC के अंदर दे विल अलाउ सम ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस टेबल would be stored in exactly the same sort of memory device as that they used for numbers। so different जो यूजर्स हैं अगर उन्होंने वैसे ही टास्क परफॉर्म करने हैं तो दे विल अलाउ। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला, किसी को कोई चीज पूछनी है तो बताओ बेटा। ठीक है, तो देन जो है आपके पास नेक्स्ट जो है वो था यूनिवैक। ये बेसिकली आपके पास समझ लें कि आप उस तरह के दौर में आ रहे हैं जिस तरह के एडवांस्ड कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करना शुरू होते थे। तो यूनिवैक 1 उस दौर का कंप्यूटर है। बेसिकली इट्स अ फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, और ये दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, लॉन्च्ड दिस कमर्शियल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री, और फर्स्ट टाइम जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने जो है वो इसे यूज करना शुरू किया था। अब इसमें था क्या बेटा, इट यूज्ड अबाउट 5000 वैक्यूम ट्यूब्स, और नॉर्मली इसके अंदर बेटा ये कहा जाता है कि इसके अंदर 5000 वैक्यूम ट्यूब्स मौजूद थे। इसका जो बेटा वेट था वो 16,686 पाउंड था, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता था बेटा वो 125 किलोवाट थी। ठीक है, तो इट मीन्स कि इतनी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड थी टू रन यूनिवैक 1। ठीक है, और इनमें बेटा इन 5000 ट्यूब में से अगर कोई ट्यूब भी ड्यूरिंग वर्किंग खराब हो जाती है या मतलब जल जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो बर्न हो जाया करती थी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है, तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता था, आपके इंस्ट्रक्शंस जो है बेटा वो बीच में ही रुक जाती थी। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उस दौर में तो और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने इसको देखते हुए स्ट्रक्चर खड़ा किया था, मीन्स के बनाया था कंप्यूटर। तो यूनिवैक 1 में ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, और ये इसका यूज़ है कि कहाँ यूज़ हुआ था। अब इसकी जो ऑपरेशनल पावर्स हैं उनको कुछ डिस्कस किया गया बेटा, कि इट कुड परफॉर्म अबाउट 1905 ऑपरेशंस पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में बेटा
ये इतने इंस्ट्रक्शंस जो हैं या इतने जो ऑपरेशंस हैं वो इजीली परफॉर्म कर सकता था। और जो इसकी रनिंग थी रिलेटेड टू क्लॉक, जी बेटा Jimmy, ya, digamos, Jimmy. ठीक है, तो जो इसकी रनिंग कैपेबिलिटी थी इसकी क्लॉक की वो थी बेटा 225 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, एंड ऑक्युपाइड मोर देन 382 फीट स्क्वायर ऑफ फ्लोर स्पेस। तो नॉर्मली इतने बड़े साइज का था ये कंप्यूटर कि यू हैव टू रिक्वायर 382 फीट स्क्वायर या 35.5 मीटर स्क्वायर ऑन अ फ्लोर टू कैप्ट इट और टू पुट इट। तो मींस कि आपके पास इतनी बड़ी जगह थी तो यूनिवैक आ सकता था उस जगह, और अगर इतनी बड़ी जगह नहीं थी तो यू कैन नॉट यूज्ड और मतलब कि बाय यूनिवैक, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रॉब्लम इस टाइप के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब जो इनिशियल कंप्यूटर्स थे उनके साइजेस कितने बड़े बड़े थे और उनको ऑपरेट करना कितना मुश्किल काम था। सही है बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर आपने ये क्या बताया, यूजेस और वो? ये यूजेस ये है बेटा कि ये नॉर्मली फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर बना था बेटा जो कमर्शियली यूज हुआ था, ठीक है। तो कमर्शियल लेवल पे अब तक कोई पहले कंप्यूटर जो है वो यूज नहीं होता था। जी बेटा, सेकंड और थर्ड फिर क्या इम्पोर्टेंस? बेटा जो सेकंड फेज है ना ये इसके आर्किटेक्चर है, ये बना मतलब कि किस तरह ये ऑपरेट होता था, और इस मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना और फिजिकल डिवाइसेस की बात करें जो इसके साथ एम्बेड थी उनके बारे में बात होगी कि इट यूजेस 5000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड इट्स वेट इज 16,686 पाउंड एंड दे कंज्यूम्ड एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 125 किलोवाट। ये उसकी जो वर्किंग क्राइटेरिया या जो उसका फिजिकल आर्किटेक्चर है ना ये उसकी बात हुई है। जो लास्ट में है ना बेटा ये वर्किंग है उसकी कि ये कितने इंस्ट्रक्शंस और कितने टाइम में क्या क्या कर सकता था, तो वो सारी चीज़ें बेटा उसके इंस्ट्रक्शंस में आती हैं। सर एक सवाल है मेरा। जी बेटा, सर आप कह रहे हैं कि मतलब उस 19 के दौर में ये कंप्यूटर इतना स्कोर नहीं कर पाता था, तो सर जो वहाँ पे मतलब फिल्म मेकिंग होती थी 1800 में, तो वो कैसे करते थे स्टोर? वो कहाँ मतलब कौन से जो मशीन थी उसमें ये स्टोर करते थे? पवन दोबारा बोले, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, शोर आ रहा है पीछे। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, वैसे क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, वेट करें। हाँ लिख दो। ठीक है, देन बेटा ये तो था आपका, आपने अभी देखा कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की बात हो रही है यूनिवैक। उसके बाद बेटा आपके जो फील्ड्स हैं या जो आपका एरा है उसमें बेटा माइक्रो प्रोसेसर्स जब से आए हैं ना तो दे विल प्रोवाइड ईज टू यू कि उनके माइक्रो प्रोसेसर्स के आने से आपकी जो बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग पावर्स के इश्यूज थे बेटा वो रिजॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना बेटा, वो जो आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो कोई टास्क देते हैं तो वो उसको हैंडल करता है और वो उसको एग्जीक्यूट करता है ऑन कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था बेटा वो इंटेल वालों ने बनाया था 4004, ठीक है, और ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। और 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर है बेटा, जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ना, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है बेटा। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर इज इंटेल सिम 401। तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर यूज हुआ था बेटा उसका नाम था इंटेल सिम 401, ठीक है। एंड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन अ पीसी, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं बेटा उनमें जो यूज हुआ था बेटा वो इंटेल 8008 था। तो 8008 रिप्रेजेंट के इट कंटेन्स 8 बिट, ठीक है। जिस तरह ये 4 बिट कंटेन करता है बेटा ये 8 बिट कंटेन करता है। तो ये याद रखने रेफरेंसेस आपने। और जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था फॉर पीसीज वो 1972 में इन्वेंट हुआ था। सही, तो फर्स्ट पीसी बेस्ड इन 8008 इज अ मिक्राल। तो उसका जो नाम था बेटा वो मिक्राल था, ठीक है। फर्स्ट IBM PC was available in 1981
तो जो पहला IBM PC अवेलेबल हुआ था, मीन्स कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर बनाया था IBM वालों ने, वो 1981 में बनाया था, ठीक है। और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस थी वो क्या था कि वो 8 बिट प्रोसेसर था उसका, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी क्लॉक की वो 4.77 मेगाहर्ट्ज थी। उसका जो स्ट्रक्चर था बेटा आर्किटेक्चर, वो 32 बिट आर्किटेक्चर था। 86 आर्किटेक्चर मीन्स कि आप जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं बेटा, तो वेदर इट्स अ 32 बिट और 64 बिट, ऐसे ही होता है ना। जिन्होंने कभी विंडोज इंस्टॉल की हो या करवाई हो, तो जब आप शॉप से इंस्टॉल करवाने जाते हैं विंडो, तो वो आपसे पूछता है बेटा कि 64 बिट विंडो इंस्टॉल करनी है या 32 बिट करनी है, या फिर आप खुद ही उसे बता देते हो। वरना जो बेसिक थिंग है कि वो नॉर्मली 32 बिट कर देता है, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि 32 बिट आर्किटेक्चर क्या है और 64 बिट आर्किटेक्चर क्या है। तो आप क्या करते हैं नॉर्मली, अगर आपको पता होता है तो आप कह देते हैं उसको कि भाई मेरी ना 64 बिट विंडोज करना या 32 बिट विंडोज करना। अगर आपको नहीं पता तो जो उसके पास अवेलेबल होगी बेटा, वो उसको जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता है। क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग पावर्स हैं और आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के जो फिजिबिलिटीज है बेटा, वो इट डिपेंड्स ऑन देयर आर्किटेक्चर कि वेदर इट्स अ x86 आर्किटेक्चर और वेदर इट्स अ 64 बिट आर्किटेक्चर। तो अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है तो उसके जो एप्लीकेशंस है बेटा वो अलग सपोर्ट करती हैं। इसी तरह जो 64 बिट आर्किटेक्चर होते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो नॉर्मली इशू ये होता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग पावर्स हैं दे विल फास्टर, और कोई इशू नहीं है इसमें। क्योंकि देखिए ना, अगर कोई इंस्ट्रक्शन 32 बिट पे सॉल्व हो रही है और कोई इंस्ट्रक्शन 64 पे हो रही है, तो कौन सी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, कौन सी फास्ट सॉल्व होगी? 32 बिट वाली। भाई एक 32 बिट है उस पर डाटा चल रहा है और एक 64 बिट है, तो कौन सी ज्यादा जल्दी सॉल्व होंगी प्रॉब्लम? 64 वाली बेटा, कि उसके पास बेटा बिट्स ज्यादा है ना, तो वो हैंडल कर सकता है उसे इजीली। तो जो 64 बिट्स होते हैं प्रोसेसर्स होते हैं, दे आर क्विकर एज कंपेयर टू 32 बिट्स। लेकिन ऐसे आप लोगों को इतना फर्क पता नहीं चलता क्योंकि दे आर को रिलेटेड टू योर विंडोज आर्किटेक्चर, तो हमें इतनी कोई मतलब फोकस्ड भी नहीं होते इन चीज़ों की तरफ। और नॉर्मली हमारा काम जो है वो दोनों में एक ही जैसा हो रहा होता है, तो हम इतना ज़्यादा उसको ये नहीं कह सकते कि वो ख़राब है और वो अच्छी है। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। लेकिन जो नॉर्मली यूज़ होता है आर्किटेक्चर बेटा वो 32 बिट आर्किटेक्चर होता है, वो ज़्यादा यूज होता है। अब जाके अब मतलब कि 2000 के बाद उसमें नॉर्मली जो है वो 2010 के बाद आप ये कहते हैं कि, या 2001 और 2 के बाद आपका जो फोकस्ड है बेटा वो ये है कि नॉर्मली जो है वो हम 32 बिट और 64 बिट की वजह से कहते हैं। तो द फर्स्ट अच्छा, ये तो IBM वालों ने बनाया था। उसके बाद बेटा जो फर्स्ट पेंटियम, जो आप नॉर्मली कहते हैं कि पेंटियम 1 है, पेंटियम 2 है, या पेंटियम 3 और पेंटियम 4, बेसिकली 4 पेंटियम आए थे ना। तो ये जो पेंटियम्स थे ये नॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए थे बेटा इंटेल वालों ने कराए थे। फर्स्ट पेंटियम जो है वो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था।